Assalamu alaikum, my dear students, my dear viewers. Good morning to all of you, and welcome again in my YouTube channel Chemistry with Mubashir sir. P ब्लॉक एलिमेंट्स आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के लिए और हमारा जो आज का टॉपिक होगा we will start a new group that is group 17 halogen family halogens जिनको बोलते हैं आज group 17 एलिमेंट्स पे बात होगी P ब्लॉक एलिमेंट्स की और काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आज का ठीक है 30 to 40 मिनट्स का लेक्चर होगा और ग्रुप 17 हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम ग्रुप 16 डिस्कस कर चुके हैं ठीक है। तो आज हम ग्रुप 17 डिस्कस करने वाले हैं जिनको हेलोजेंस भी बोलते हैं। हम आज इस क्लास में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स में ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इनको हेलोजेंस क्यों बोलते हैं और इनके हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। हम इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी होगा, आपके लिए जरूरी होगा, वो हम डिस्कस करेंगे आज ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम एज आई अर्लियर सेड कि ग्रुप 17 जिनको हेलोजेंस भी बोलते हैं, इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि ये जो हेलोजेनस जो होते हैं यानी जो ये ग्रुप 17 के जो भी मेंबर्स होते हैं ये आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, क्योंकि हमारा जो यूनिट है, जो हमारा चैप्टर है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और आपको ये भी पता होगा क्योंकि क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो कि ये जो ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, ग्रुप 17 जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ग्रुप 16 जो हम पढ़ते हैं, जो ग्रुप 15 हम पढ़ते हैं, इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्यों रखा गया है? क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में या पी ऑर्बिटल में क्या करता है, एंटर कर जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में, जिस ऑर्बिटल में जाएगा, उसी के हिसाब से उन एलिमेंट्स को उन्हीं ब्लॉक्स में रखे गए हैं ठीक है। तो हेलोजेंस जो है, कौन कौन से एलिमेंट्स का ये ग्रुप बना है? सबसे पहले आता है हमारा फ्लोरीन, यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लोरीन सबसे पहले। उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन, उसके बाद आता है हमारा आयोडीन। फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है और फिर लास्ट पे आता है एस्टाटाइन। इसको मैं स्टार पे लिख देता हूं। स्टार क्यों, एस्टेट से क्यों दिखाएंगे इसको भी बोलेंगे। तो फ्लोरीन, इसकी सिंबल है एफ, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I और एस्टेटीन विथ AT। These are the symbols जो आपको पता होंगे और पता भी होने चाहिए ठीक है। तो हेलोजेंस में ग्रुप 17 में पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स का ये ग्रुप बना है। तो 5 एलिमेंट्स का बना होता है ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन ठीक है। अब दूसरी बात, इस ग्रुप को, इन मेंबर्स को हेलोजेंस क्यों बोलते हैं? कोई ना कोई खास वजह होगी। तो एक शख्स थे जिनका नाम था स्विगर, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं। इनका नाम क्या था? स्विगर, SCHWEIGGER। बुक्स में इनका नाम दिया गया है स्विगर, इसको आप पढ़ सकते हो ठीक है। ये जो स्विगर हमारे हैं, इन्होंने 1811 में, 1811 में इन्होंने एक नाम रखा इन एलिमेंट्स के लिए। और क्या, कौन सा नाम रखा? हेलोजेंस। अब हेलोजेंस का नाम क्यों रखा? क्योंकि हेलोजेंस जो होते हैं ये ग्रीक वर्ड से निकला है। किससे? हेलोस, विच मीन्स सी सॉल्ट ठीक है, हेलोस। और जीनस, इट मीन्स बोरन। ये ग्रीक वर्ड है ठीक है। हेलोस विच मीन्स सी सॉल्ट और जीनस मीन्स बोरन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो एलिमेंट्स जो होते हैं, इनके साल्ट जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? सी वाटर ठीक है। तभी इन हेलोजेंस को अगर हम बोलेंगे, इसका लघवी अगर हम लिटरली देखेंगे, इसका माने होता है साल्ट प्रोड्यूसर्स ठीक है। यानी ये प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स किस फॉर्म में? साल्ट की फॉर्म में। कहां पे? सी वाटर। दैट इज व्हाई दीज एलिमेंट्स हैव बीन नेम्ड एज हेलोजेंस ठीक है। तो दूसरी बात भी होगी, कौन कौन से एलिमेंट्स का बना है ये ग्रुप? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन ठीक है। और सेकंड बात कि ग्रुप 17 को हेलोजेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक शख्स थे स्विगर जिनने नाम बोला है हेलोजेंस। क्यों बोला है? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इनके साल्ट जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? इनको साल्ट प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। दैट इज व्हाई हेलो मीन्स सी सॉल्ट और जीन्स मीन्स बोर्न। यानी समंदर में इनका जो सी वाटर है वो इनका मेन सोर्स है ठीक है।
और तीसरी बात जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनको रखा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जो कि आपको पता है, क्योंकि जो भी जब हम अभी आगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है, पी सबशेल में और पी ऑर्बिटल। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। अब हम बात करेंगे ये जो हमारे एलिमेंट्स है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ क्लोरीन, अब सिंबल लिखेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ठीक है, अब हमारा जो फोकस रहेगा, ठीक है, वो रहेगा इनकी स्टेट के ऊपर। सबसे पहले हम देखेंगे इनकी स्टेट, यानी किस स्टेट में ये पाए जाते हैं, किस स्टेट में, whether they are solid, liquid और गैस। तो फ्लोरीन एज यू नो किस स्टेट में होता है, गैस स्टेट में होता है। क्लोरीन किस स्टेट में होता है, गैस स्टेट में होता है। ब्रोमीन किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, आयोडीन और एस्टाटीन जो होते हैं, दे बोथ आर सॉलिड, ये बोथ आर सॉलिड। और एस्टाटीन को मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक लगाया था क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। तभी ये जो एस्टाटीन है इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, हमें हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ तक कि स्टेट में अगर आप देखोगे कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैस स्टेट में पाए जाते हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है, ठीक है, ब्राउन कलर का लिक्विड होता है ये। आयोडीन और एस्टाटीन जो होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, तो इन चीजों से हमें क्या पता चल जाता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ दियर सॉलिड स्टेट वी कैन से कि जितना हम नीचे जा रहे हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है, जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि पहले आप देखो ये गैसेस है, ये लिक्विड है, गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे लूज होता है, सबसे कम होता है, लिक्विड्स में उससे ज्यादा होता है और सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होता है। तो कैन वी से कि जितना नीचे जा रहे हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, वो नीचे, जितना हम नीचे जा रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तभी तो ये गैस, गैस, लिक्विड, सॉलिड और सॉलिड। ठीक है, तो स्टेट आई होप कि आपको याद रही होगी। इनमें से फ्लोरीन, क्लोरीन ऑब्वियसली आपको पता भी होगा कि गैस स्टेट में होते हैं। ब्रोमीन जब आप प्रैक्टिकल्स करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पे हमें ब्रोमीन वाटर की जरूरत पड़ती है, तो ये रेड ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर। ठीक है, कि वाकई क्या ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं, पी ब्लॉक में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, नाउ वी विल डिस्कस देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनकी लिखेंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए इनका एटॉमिक नंबर। विदाउट एटॉमिक नंबर इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखना। तो फ्लोरीन आपको पता ही है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है। क्लोरीन का कितना है, 17 है। ब्रोमीन का कितना है, 35 है। आयोडीन का कितना है, 53 है। और एस्टाटीन का कितना है, 85 है। मैंने आपको रूल भी बोला था इस तरह से आप कर सकते हो, 9 को 18 ऐड करो, 17 को फिर से 18 ऐड करो, 35 को यहाँ पे आप ऐड करोगे फिर से 18 और यहाँ पे 32। ठीक है, तो यहाँ पे 8, 18, 18 और 32, इससे क्या हो जाएगा, यू विल गेट द रिक्विजिट एटॉमिक नंबर्स ऑफ द सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p5। इससे हमें एक और चीज पता चल जाएगी आगे, 1s2, 2s2, 2p5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। ठीक है, इस तरह से क्लोरीन 17 है तो लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। जरा काउंट करो, 5, 7, 13, 15, 7। इस तरह से ब्रोमीन का देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p के बाद आता है 3 इसमें, 4s2 एंड 4p5। नाउ आयोडीन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4p6 के बाद आएगा 4d10, 5s2 एंड 5p6, 5s2 है। ठीक है, अभी तक अगर हम देखेंगे, आप देखो फ्लोरीन
लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में? 2p में। क्लोरीन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में? 3p में। ब्रोमीन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में? 4p में। आयोडीन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में? 5p में। तो हमारा जो ये है ना, ये मैंने पहली बात कही थी कि हैलोजन्स जो होते हैं ये p ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रूव भी मिल गया कि हाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, जो एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, वो किस में जा रहा है? वो p ऑर्बिटल में जा रहा है। ठीक है, अब वी कैन से p सबशेल में चला जा रहा है। ठीक है, और एस13 का भी हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10, फिर आएगा 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 एंड 6p5। ठीक है, यहाँ पे 5p5 है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर जनरल वे में हम देखेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यू विल फाइंड एन इंटरेस्टिंग नोट हियर, इंटरेस्टिंग थिंग हियर, दैट you will see that कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, दो चीजें यहाँ पे सीखने को मिलती है। एक कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में चला जा रहा है? p सबशेल में। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, इनकी जो वैलेंस शेल है, इन्हें जो आउटर बाहरी शेल जो है, जरा उन पे नजर डालो। ये फ्लोरीन के केस में, ये क्लोरीन के केस में, ये ब्रोमीन के केस में, ये आयोडीन के केस में, और ये एस्टाटाइन के केस में। जरा आप देखो, काउंट करो, इनके वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं? 5 + 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में। ठीक है, क्लोरीन के केस में 5 + 2 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, और यहाँ पे भी 7। काउंट करो, 5 + 2 7, 5 + 2 7, 5 + 2 7, 5 + 2 7 एंड 5 + 2 7। इससे हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हमें यह हासिल होता है, ये चीज हमें पता चल जाती है कि ये जो हैलोजन्स जो होते हैं, इनके बाहरी शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इनकी जो वैलेंस शेल होती है, वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। जब इनकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। दैट इज वाई जो हैलोजन्स जो होते हैं ना, काफी एक्टिव होते हैं, काफी रिएक्टिव होते हैं। क्योंकि ये इंटरेस्ट रखते हैं इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए। इनको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इनको पता होता है कि अगर हमें ये 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, वी हैव टू गेट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। और इन 5 एलिमेंट्स में हमने पहले कहा कि सारे एक्टिव होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव जो होता है वो फ्लोरीन होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे भी कि फ्लोरीन जो होता है ज्यादा एक्टिव क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर रखता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द मोर एक्टिवनेस ऑफ दिस फ्लोरीन, कभी कभार इस फ्लोरीन को सुपर हैलोजन भी बोलते हैं। कभी कभार पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सुपर हैलोजन। तो फ्लोरीन जो है, बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिवनेस, इसकी रिएक्टिवनेस को देख के, इसकी एक्टिवनेस को देख के, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर देख के, ठीक है, वी कैन से कि इसको सुपर हैलोजन भी कहा जाता है, सुपर हैलोजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हमें दो चीजें पता चल गई। एक कि एक तो ये p ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में चला जाता है। दूसरा, इनके वैलेंस शेल में, इनके बाहरी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दे आर इन नीड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं इनकी जो वैलेंसी है, दैट इज 1। इनकी वैलेंसी कितनी है? 1 है। यानी इनको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इनकी वैलेंसी सिंपल वर्ड्स में क्या है? 1 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। ठीक है, इसके बाद यहां तक तो हो गया। आई होप कि यहां तक आपको बात समझ आई होगी। हमने बात की सबसे पहले ग्रुप 17 की, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इनको हैलोजन्स क्यों बोलते हैं, और इनकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखी, इनकी हमने फिजिकल स्टेट भी देखी कि फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, ब्रोमीन जो होता है लिक्विड होता है, आयोडीन एस्टाटाइन जो होते हैं सॉलिड होते हैं, जिनमें एस्टाटाइन जो है ये रेडियोएक्टिव है और जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं हासिल हमारे पास है। ठीक है, तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, नाउ वी विल प्रोसीड। अब हम आगे जाएंगे और बात करेंगे कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, क्योंकि जिनमें हम एटॉमिक रेडियस डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। बस आपको क्या करना है, कंसेप्ट आपका वही सेम है, बस हम थोड़ी सी यहाँ पे इन एलिमेंट्स के ऊपर उन रूल्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द पीरियोडिक
प्रॉपर्टीज। ग्रुप 17 की हम कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट और पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो होगी दैट विल बी एटॉमिक रेडियस। दैट विल बी एटॉमिक रेडियस। अगर मैं यहाँ पे लिखूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये 5 एलिमेंट्स पे हमें बात करनी है एटॉमिक रेडियस की। तो पिछले लेक्चर्स में भी ग्रुप, चाहे ग्रुप 15 हो, ग्रुप 16 हो या ग्रुप 17 की बात हो, तो जैसे ही हम किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जैसे ही हम जाते हैं पीरियड टेबल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप जैसे ही हम जाते हैं ना, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर से, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, उसके बाद एस्टेटीन है, तो डाउन द ग्रुप जैसे ही हम पीरियड टेबल में जाते हैं ना, तो क्या होता है, एटॉमिक साइज जो होता है दैट ऑलवेज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या होता है, वो नॉर्मली इंक्रीज होता है। हाँ, कभी कभार एक्सेप्शंस हो जाती है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज होता है। इसकी वजह क्या है, मैं यहाँ पे 2 वजह लिखूंगा कि इसकी रीजन क्या है। सबसे पहले, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। अभी हमने लिखा था एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53, 85। जितना आप नीचे जाओगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था, यहाँ पे हमने देखा था 2, इसका एटॉमिक नंबर था 9, दैट इज 27। इसका एटॉमिक नंबर कितना था 17, दैट इज 287। यानी इसके पास 2 शेल्स है, इसके पास 3 शेल्स है, इसके पास 4 होंगे, इसके पास 5 होंगे, इसके पास 6 होंगे, जिनको हम बोलते हैं एन। ठीक है, जैसे हम क्लास 11th में भी पढ़ा चुके हैं कि जो हैलोजन्स जो होते हैं या जो ग्रुप 17 के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बोल दें, जनरल जो इस ग्रुप के लिए वैलिड है, यानी इन 5 एलिमेंट्स की अगर हमें ग्रुप 17 की, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर हैलोजन्स इज, दैट इज ऑलवेज ns2 np5, ns2 np5, where n जो है it varies from 2 to 6. now what is this n? जो n की बात कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसको बोलते हैं पीरियड नंबर। पीरियड, ये सब आप 11th में पढ़ चुके हैं। पीरियड नंबर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे n जो है 2 है, यहाँ पे n 3 है, 4 है, 5, तभी हमने लिखा था n वेरीज फ्रॉम 2 to 6, यानी n का वैल्यू क्या है 2 से 6 तक। 2 किसके लिए, फ्लोरीन, क्योंकि 2 शेल्स है, नंबर ऑफ शेल्स। क्लोरीन के लिए 3 है, 3 शेल्स है, यहाँ पे 4 शेल्स होंगी, यहाँ पे 5 शेल्स होंगी, यहाँ पे 6 शेल्स होंगी। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, और जितना नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो उस एटम का साइज भी बढ़ेगा। तो याद रखना है एटॉमिक रेडियस में डाउन द ग्रुप, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डाउन the group, as we move down the group, as we go down the group, जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ग्रुप 17 के केस में एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। रीजन क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। दूसरा है दैट इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये भी इंक्रीज हो रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं बता चुका हूं, अब जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए मैं बोल दूं। मान लो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, एटम की बात हो रही है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, शेल्स होती है। मानो पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है। ठीक है, अब मानो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम बात करेंगे किसकी, फ्लोरीन की, या हम क्लोरीन की बात करेंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 7। ठीक है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 7। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लोरीन की। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको बोलते हैं, ये आप मानो ये न्यूक्लियस है, जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अंदर बैठे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को इस न्यूक्लियस के पास नहीं आने देते। मानो आप इस न्यूक्लियस को आप मानो ये पापा है, ये इनके बच्चे हैं। ये न्यूक्लियस क्या है, ये इन इन इलेक्ट्रॉन्स को आप मानो ये क्या है, ये इसके बच्चे हैं। न्यूक्लियस क्या है, ये पापा है। अब ये जो अंदर वाले बच्चे हैं, ये बाहर वाले बच्चों को इस पापा के पास नहीं आने देते हैं। ये इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये रिपल कर जाते हैं, ये रिपल करते हैं इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। यानी इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये आउटर जो शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उनको ये रिपल करते हैं, उनको ये न्यूक्लियस के पास नहीं आने देते हैं।
ठीक है, इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ये जो रिपल्जन क्रिएट हो रहा है इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जिससे क्या हो रहा है कि आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स में जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियस के पास नहीं आने दिए, इनको ड्रैग करते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये भी एक वजह है जिससे जो साइज होता है एटम का वो श्रिंक नहीं हो जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, और जितना हम नीचे जा रहे हैं उतना स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, उतना रिपल्जन इन इनर और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बढ़ता है, जिससे साइज बढ़ता है। तो पहला जो स्क्रीनिंग सॉरी ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी दैट वाज एटॉमिक रेडियस, और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, और वजह है इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स और स्क्रीनिंग इफेक्ट का इंक्रीज होना। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बोल दूं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अक्रॉस द पीरियड मींस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर आप पीरियड टेबल में जा रहे हो ना, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। उसके लिए भी बहुत सारी वजह है, और उसके लिए एक वजह है न्यूक्लियर चार्ज। ये वैसे भी हम पढ़ा चुके हैं, जहां जहां मुझे लगता है रिपीट करने की, तो वहां मैं रिपीट कर देता हूं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप चीजों को एक बार, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है कि एक बार आपने कंसेप्ट बिठा लिया अपने दिमाग में, फिर आपको रटा लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहली पीरियडिक प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस के लिए हमने ये कहा कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स एंड ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसके बेसिस में हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन जो है इसका साइज सबसे छोटा होता है, और आयोडीन या एसेटीन जो होता है, क्योंकि एसेटीन को हम यहाँ पे ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स रेडियोएक्टिव नेचर, तो आयोडीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये दो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम एक साथ डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन की एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी किनकी, ग्रुप 17 की। तो इससे पहले कि हम इनको फिर से डिस्कस करें, क्योंकि मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, मैं आपको फिर से एक बार यहां पे बोल दूं कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, दे आर एंटी प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN, और आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम लिखेंगे IE। तो ये आपको बस माइंड में बिठाना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या आयनाइजेशन एंथैल्पी हो, दे आर ऑलवेज एंटी प्रोपोर्शनल टू साइज। इसका मतलब क्या है, अगर साइज बढ़ेगा ना तो ये दो जो है ये घटेंगे, अगर ये दो बढ़ेंगे तो साइज घटेगा, दे आर एंटी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि आई मीन टू से कि जितना एटम का साइज बढ़ेगा, जितना एटम का साइज बढ़ेगा, उतना जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर उसका होगा या उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी। ठीक है, तो चलो इन दो पे इनको लागू करते हैं ग्रुप 17 के ऊपर। जैसे मेरे पास है फ्लोरीन हो गया, ठीक है, मेरे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। एसिटीन रेडियोएक्टिव है, उसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम भूल ही जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे हम बोलेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर किसको बोलते हैं। वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी किसी भी एटम में ऐसी टेंडेंसी होना कि बॉन्डिंग में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्ड बनाया है, इसकी ये टेंडेंसी होती है उस इलेक्ट्रॉन को ड्रैग करना अपनी ओर, उस इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी ओर। तो किस एटम में कितना पावर है उस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, दैट इज इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर, और उस फेनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अभी हम बता चुके थे कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब जिस एटम का साइज ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, और जिस एटम का साइज छोटा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी हम पहले पीरियड प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मींस अगर एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज अगर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, आप मुझे बोलो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगी, वो एंटी प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मींस वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज मींस फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर रखेगा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन, उससे कम एस्टाटाइन। बात समझ आ रही है। यानी जिस एटम का साइज जितना छोटा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना होगा। जैसे फ्लोरीन सबसे छोटा एलिमेंट है ग्रुप 17 में, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर रखता होगा, इसके पास होता भी है,
ठीक है। अब मैं आपको वैल्यूज भी बोल देता हूं कि फ्लोरीन का जो पॉलिंग स्केल पे देखा गया है इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर दैट इज अराउंड 4, क्लोरीन का देखा गया है 3.0, ब्रोमीन का देखा गया है 2.8 और आयोडीन का देखा गया है 2.6। आप देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि इनका साइज बढ़ रहा है, और जितना साइज बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने का जो पावर होगा, ठीक है, वी कैन से टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो डिक्रीज हो जाएगी। तभी हमने कहा था कि ये जो फ्लोरीन जो होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियड टेबल इज फ्लोरीन। दैट इज व्हाई इसकी एक्टिवनेस को देखो इसको सुपर हेलोजन भी कहा जाता है। आई होप कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको समझ आई होगी कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिपेंड करती है साइज पे, जितना साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी घटेगी, और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा पावर रखता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की। ग्रुप 17 पूरे पीरियड टेबल में भी ग्रुप 17 में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। अब बात करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। आई होप कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको समझ आई होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम बात करेंगे, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या मतलब होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ये वो एनर्जी होती है जो जरूरत होती है किसी भी गैसेस आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom so as to convert it into isolated gaseous positive ion. I hope कि ये चीज आपको समझ आई होगी। मानो मेरे पास कोई एटम ए है, ये आइसोलेटेड है, अलग है, अकेला है, गैसियस स्टेट में है। मैं क्या चाह रहा हूं, इसके बाहरी शेल में, क्योंकि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कहां होगा? बाहरी शेल में। मैं चाह रहा हूं कि इसके बाहरी शेल में जो ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं इजेक्ट करूं, इसको मैं बाहर निकालूं। अब बाहर निकालने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस ने कोई ना कोई फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट किया होगा, इसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। अब क्या करना है, अगर मुझे इस बाहरी वाले शेल में इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ना है। जैसे ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तभी ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और ये इजेक्ट हो जाएगा, ये निकलेगा, यहां से रिमूव हो जाएगा। तो कितनी एनर्जी लगेगी मुझे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ताकि ये न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई रिलेशन ना ही रहे, ठीक है। तभी हम कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। जो भी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन एटम में जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है, उसको बाहर निकालने के लिए हमें कितनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी खर्चनी पड़ती है, हाँ, कितनी एनर्जी हमें कंज्यूम करनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी। और ये भी क्या होती है? एंटी प्रोपोर्शनल टू साइज। कॉमन सेंस है, यानी किसी भी एटम का जितना साइज ज्यादा होगा, किसी भी एटम का साइज अगर ज्यादा होगा, मानो हमारे पास कोई एटम है, दो एटम है, एक एटम ए है, इसका साइज मानो छोटा है, एटम बी है, इसका साइज बड़ा है, ठीक है। अब इसके बाहरी शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियस ने किसको ज्यादा अपनी ओर खींचा होगा? इस छोटे वाले एटम में जो इलेक्ट्रॉन है या इस बड़े वाले एटम में जो इलेक्ट्रॉन? कॉमन सेंस आप लगाओ। यहाँ पे न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से पकड़ा होगा क्योंकि बीच में डिस्टेंस कम है। यहाँ पे इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा क्लोजली नहीं अट्रैक्ट किया होगा, क्योंकि इस बीच में क्या आ रहा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट आ रहा है। जितनी नंबर ऑफ शेल्स बीच में आएंगी उतना इस न्यूक्लियस को, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जितना एटम का साइज छोटा होगा उतना उस एटम में इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेहनत ज्यादा लगेगी, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है न्यूक्लियस और इस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगेगी। ये एटम बड़ा है, यहाँ पे न्यूक्लियस और बाहरी वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में डिस्टेंस काफी है, यानी यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी प्ले कर रहा है अपना रोल, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये उतना ज्यादा बाउंड नहीं होगा इस न्यूक्लियस के साथ, तो थोड़ी बहुत एनर्जी इस्तेमाल करके हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तभी हमने कहा कि जिस एटम का साइज ज्यादा होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा, और जिस एटम का साइज छोटा होगा उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। एंटी प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये भी डिपेंड करता है किस पे? साइज पे। इट इज एंटी प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी साइज बढ़ा तो इसका वैल्यू घटेगा, साइज घटा इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो खुद ही आप अंदाजा लगाओ कि फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन में आप बोलो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? जिसका साइज छोटा होगा। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, यानी इसमें जो बाहरी वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए हमें काफी एनर्जी खर्चनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। it will be not it will be not so much easy to remove this electron from the isolated atoms. Isolated atom में इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी मुश्किल होगा। तो याद रखना है फ्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज इससे बड़ा, ब्रोमीन का इससे बड़ा, आयोडीन का। तो जितना हम डाउन ग्रुप इस ग्रुप में जाएंगे नीचे, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, वी कैन से कि आहिस्ता आहिस्ता से साइज बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन जो है इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम आयोडीन का, और लास्ट पे आता है हमारा एस्टाटाइन। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा है, यानी फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक और चीज मैं आपको बोल दूं जो इंपॉर्टेंट है, मे बी एग्जाम में कभी कभार पूछी जाती है, कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ना ग्रुप 17 की, ये हमेशा देखी गई है हाई एज कंपेयर टू अदर ग्रुप्स। यानी ग्रुप 17 जो है सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर हम ग्रुप 17 तक की बात करें फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किनकी होती है? ग्रुप 17 की, क्योंकि हमें पता है डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? डिक्रीज। बट अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। यानी ग्रुप फर्स्ट से अगर हम जाएंगे ग्रुप 17 तक, तो यहां से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा इंक्रीज होगी, लेकिन डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, तो याद रखना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो ग्रुप 17 के केस में सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 16, ग्रुप 15। ग्रुप 16 के कंपैरिजन में ग्रुप 17 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तभी क्या होता है, इन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, मींस आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तभी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्रुप 17। ग्रुप 17 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी मुश्किल होता है। रीजन क्या है? इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो काफी हाई होती है। तो हमने तीन पीरियोडिक प्रॉपर्टी अभी तक डिस्कस की है। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और थर्ड हमने बात की है आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक और यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, आई वुड लाइक टू मेंशन दैट इज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक पी ब्लॉक है, तो एज यू नो 70 to 80% जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे हैव बीन फाउंड टू बी नॉन मेटेलिक। वो नॉन मेटेलिक होते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट्स नॉन मेटेलिक है, इसमें बहुत ही कम इसमें मेटेलिक और मेटलॉइड्स होते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडीन तो रेडियोएक्टिव है, फ्लोरीन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल, आयोडीन नॉन मेटल। लेकिन मैं आपको एक बात बोल दूं यहाँ पे कि आयोडीन जो है इसके केस में ये देखा गया है कि आयोडीन में थोड़े से मेटेलिक प्रॉपर्टीज देखे गए हैं, जैसे कि मेटेलिक लस्टर, जो चमक होती है, जो वैसे तो मेटल्स में पाया जाता है, लेकिन आयोडीन बीइंग ए नॉन मेटल, इसमें ये प्रॉपर्टी देखी गई है, मेटेलिक लस्टर। एक और चीज, आयोडीन के कुछ ऐसे कंपाउंड्स देखे गए हैं जिनमें आयोडीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दिखाता है। जैसे मैं कंपाउंड यहाँ पे आपको बोलूंगा ICl3, आयोडीन ट्राइक्लोराइड। आयोडीन क्लोरीन के साथ एक कंपाउंड बनाता है ICl3, दैट इज आयोडीन ट्राइक्लोराइड, जिसमें आयोडीन जो है इसका नेचर क्या दिखा गया है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और इसकी ऑक्सीडेट यहाँ पे देखी गई है +1। हालांकि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनमें टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन लूज करने की, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे इस आयोडीन ने किसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाया? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मींस इस पे एक क्लोरीन पे हमेशा -1 रहेगी, तो इस पे क्या आएगी? +1। तो याद रखना आपको कि वैसे तो ये सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन कहा ऐसे हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जैसे हम जाते हैं, इट हैज बीन फाउंड कि आयोडीन में थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर देखा गया है, जैसे मेटल लस्टर इसमें देखा गया है, और एक चीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी इसमें पाया गया है। यानी वी कैन से कुछ कंपाउंड्स में आयोडीन जो है वो अपनी पॉजिटिव ऑक्सीडेट स्टेट दिखाता है, हालांकि बीइंग ए नॉन मेटल
इसको ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शंस, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस जिनमें देखा गया है कि इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। ग्रुप 17 पे हमने बात की, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे शेयर करने वाले थे, मैंने वो शेयर आपके साथ किए। आई होप कि आपको आज का लेक्चर सही लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब और शेयर दीज वीडियोस टू ऑल ऑफ योर अदर फ्रेंड्स जिनको इन लेक्चर्स की, इन क्लास की जरूरत है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, ओके।